हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन में स्वागत। मैं कौशल कुमार आज कक्षा 10 के एनसीईआरटी किताब का साइंस संकाय लेकर आए हैं। छठा अध्याय जो बायोलॉजी के हैं वो है जैव प्रक्रम। आज हम लोग जैव प्रक्रम के बारे में विस्तार से समझेंगे, जानेंगे। लेकिन इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब एवं लाइक ज़रूर करें ताकि इस तरह के वीडियो आपको सबसे पहले पहुँचे। तो जैव प्रक्रम, तो पहले जैव क्या है? जैव का मतलब जीवन से है, जिसमें जीव हो। तो जिसमें जीव होंगे तो इसका मतलब वो सजीव होंगे। तो सजीव और निर्जीव के बारे में पहले हम लोग जान लेते हैं। सजीव के अंतर्गत कौन आता है और निर्जीव के अंतर्गत कौन आता है? तो सबसे पहले सजीव कहते किसको है? सजीव के लक्षण क्या है, इसको जानने का प्रयास करते हैं। तो सजीव के लक्षण अब की बार 2025 में 10th एग्ज़ाम में पूछे भी गए हैं और ये सिर्फ 10th के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, ये सीटेट साइंस वाले के लिए भी इम्पोर्टेंट है, एस्टेट साइंस वालों के लिए भी इम्पोर्टेंट है और बीपीएससी तो फॉर साइंस के लिए भी इम्पोर्टेंट है। सबको एक साथ लेके चल रहा है, इसलिए मैंने एनसीईआरटी को उठाया। तो सजीव के कुछ लक्षण हैं। पहला, सजीव श्वसन करते हैं। जो श्वसन करते हैं वो सजीव है, जैसे मनुष्य, गाय, कुत्ता। इसके अलावा कीड़े मकोड़े, जानवर, चिड़िया, जितने भी जानवर हैं, पौधे, ये सब सजीव के अंतर्गत है। तो सजीव श्वसन करते हैं। दूसरी, सजीव जनन भी करते हैं, रिप्रोडक्शन। यानी कि जो पौधे या जंतु हैं वो अपने ही समान अन्य पौधे एवं जंतु को जन्म देते हैं। जैसे कुत्ता ही जन्म देंगे, गाय के बच्चे ही जन्म देंगे, मनुष्य के बच्चे ही जन्म देंगे। पौधे में जिसका पौधा है उसी का ही नए पौधे बनेंगे उससे। तो दो लक्षण हो गए, सजीव श्वसन करते हैं, सजीव जनन करते हैं, और तीसरा है सजीव उत्सर्जन भी करते हैं। जो भी है सजीव, जैसे जानवर जो खाते हैं, जो अपशिष्ट पदार्थ रहते हैं उसका उत्सर्जन एनस के द्वारा कर दिया जाता है। मनुष्य भी एनस के द्वारा श्वसन करते हैं, उत्सर्जन करते हैं। बहुत सारे उत्सर्जन पसीना के द्वारा ही मनुष्य में होता है। चौथा है सजीव वृद्धि करते हैं, बढ़ते हैं। मनुष्य वृद्धि करते हैं, पेड़ पौधे वृद्धि करते हैं। एक छोटे से बीज से एक विशाल वृक्ष तक निर्माण करते हैं, वृद्धि करते हैं। मनुष्य भी वृद्धि करते हैं। ये चार लक्षण आपने जान गए सजीव के। अब निर्जीव जो है, निर्जीव किसे कहते हैं? इसके अपोजिट हो जाएगा निर्जीव, जो न श्वसन करता है, न जनन करता है, न उत्सर्जन करता है, और जो न वृद्धि करता है, उसे निर्जीव कहते हैं। जैसे आकाश, पहाड़, मकान, जमीन, कुर्सी, टेबल,
अन्य तरह के सामान हैं जो श्वसन, जनन, उत्सर्जन, वृद्धि नहीं करते हैं, वो निर्जीव कहलाते हैं। तो जैव प्रक्रम के बारे में जो पढ़ने जा रहे हैं विस्तार से, उसमें पढ़ना है जैव प्रक्रम में पोषण। पोषण किसे कहते हैं? तो पोषण पहले समझेंगे क्या है। पोषण वह प्रक्रिया है, पूर्ण प्रक्रिया है, जो जीवित जंतु में भोजन के द्वारा होता है और उससे उपयोग करते हैं। उस भोजन का उपयोग, भोजन हम लोग क्यों करते हैं? ऊर्जा प्राप्त करने के लिए। इस ऊर्जा से जो जैविक क्रिया का उपयोग होता है, जो भी हम लोग काम करते हैं, उस भोजन से ऊर्जा प्राप्त करके वो पोषण के द्वारा ही पोषण मिलता है, तभी हम कोई कार्य करते हैं। तो आप लोग के लिए मैं जैव प्रक्रम के विस्तार से समझाने के लिए एक नोट तैयार किए हैं, जो आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखेंगे तो जैव प्रक्रम से आने वाले किसी भी प्रकार के प्रश्न को आसानी से हल कर देंगे। तो मैं स्टार्ट करता हूँ जैव प्रक्रम कि मैं पोषण क्या है। तो पोषण वह संपूर्ण प्रक्रिया है जिसके द्वारा जीवित जंतु भोजन प्राप्त करते हैं तथा इसका विभिन्न जैविक क्रियाओं का उपयोग करते हैं, पोषण कहलाता है। अभी मैंने इसी पर चर्चा कर रहे थे कि भोजन क्यों करते हैं। तो भोजन ऊर्जा प्राप्त करने के लिए करते हैं, एनर्जी प्राप्त करने के लिए करते हैं, जिससे एनर्जी प्राप्त कर हम किसी भी कार्य को करते हैं। बिना एनर्जी के हम किसी भी कार्य को नहीं कर सकते हैं, इसीलिए पोषण बहुत ज़रूरी है। तो अब पोषण के प्रकार, पोषण कितने प्रकार के होते हैं? तो पोषण 3 प्रकार के होते हैं: परजीवी पोषण, मृतजीवी पोषण और प्राणी सम पोषण। तो परजीवी पोषण वो पोषण होते हैं जो दूसरे जीव पर रहते हैं और उसी पर अपना जीवन यापन करते हैं, और जिस जीव पर रहते हैं उसको नुकसान पहुंचाते हैं और इसलिए फायदा लेते हैं। तो इसका उदाहरण है जूं, अमरबेल का एक वृक्ष होता है जो दूसरे वृक्ष के उगता है, जोंक इसका उदाहरण है, एवं गोल कृमि, हुकवर्म, टेकवर्म, एंट अमेबा, मलेरिया परजीवी आदि इसका उदाहरण है। अब मृतजीवी वो होता है जो मरे हुए जानवर को सड़ा गला कर उसे खाते हैं, जैसे जीवाणु, कवक इत्यादि। प्राणी सम पोषण में मनुष्य और अमीबा आते हैं। तो प्राणी संपोषण किसे कहते हैं? तो वैसा पोषण जिसमें प्राणी अपना भोजन ठोस या तरल के रूप में जंतुओं के भोजन ग्रहण करने की विधि द्वारा ग्रहण करते हैं, प्राणी संभोजन कहलाता है। इसके अंतर्गत अमीबा भी आते हैं एवं मनुष्य भी आते हैं। अब है पौधे में पोषण। पौधे कैसे पोषण करते हैं? तो पौधे प्रकाश संश्लेषण के द्वारा पोषण करते हैं। पौधे भी भोजन बनाते हैं, प्रकाश की उपस्थिति में बनाते हैं, इसलिए इसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। इसमें सूर्य की प्रकाश को लेते हैं, इसलिए सूर्य ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन करता है प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण के कुछ घटक है, उस घटक होना जरूरी है प्रकाश संश्लेषण करने के लिए। वो है सूर्य का प्रकाश,
कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल और जल। यानी कि प्रकाश संश्लेषण के लिए ये 4 घटक का होना बहुत ही ज़रूरी है। अगर इसमें से एक भी कम हो जाए तो वो प्रकाश संश्लेषण नहीं कर पाते। तो सूर्य का प्रकाश तो सूर्य से प्राप्त होता है, CO2 वायुमंडल से प्राप्त होता है, और क्लोरोफिल पौधे में प्राप्त क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है, जिसके कारण पत्ता हरा होता है। तो क्लोरोफिल भी बहुत ज़रूरी है। और जल जो है मिट्टी से प्राप्त होता है, पौधे की जड़ के द्वारा जल और खनिज लवण प्राप्त होता है। तो प्रकाश संश्लेषण में हम बताएं CO2, जल, सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल आवश्यक है। तो वो अभिक्रिया कराया है जिससे C6H12O6 यानी कि ग्लूकोज बना है और O2 बाहर निकला है और जल बना है। O2 बाहर निकला है और जल बना है। O2 यानी कि ऑक्सीजन। यही ऑक्सीजन मनुष्य जो है अपने श्वसन में यूज करते हैं, उपयोग करते हैं, अपनाते हैं। अब पोषण की विधियाँ, पोषण की विधि में 2 विधि है, एक स्वपोषण, दूसरा परपोषण। स्वपोषण यानी ऑटोट्रॉप, परपोषण हेटेरोट्रॉप। स्वपोषण अभी जो बताए, पौधे अपना स्वयं भोजन बनाता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा सूर्य के प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और क्लोरोफिल से साथ अभिक्रिया करता है और भोजन बनाता है। भोजन में ग्लूकोज बनाता है, O2 छोड़ता है और जलवाष्प के रूप में उड़ जाता है। तो जो अपना भोजन स्वयं बनावे उसे स्वपोषी कहते हैं। जितने भी प्लांट हैं, जितने भी हरे पौधे हैं, सभी ऑटोट्रॉप्स हैं, सभी जो है अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। और अब है परपोषी। परपोषी जो है, जो पेड़ पौधे द्वारा बनाए गए भोजन पर आश्रित रहता है, उसे परपोषी कहते हैं। यानी कि परपोषी वह प्रक्रिया है जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित न कर किसी न किसी रूप में अन्य स्रोत से निर्भर रहते हैं, उसे परपोषी कहते हैं। तो आप लोगों ने स्वपोषी और परपोषी को अच्छी तरीके से समझा। मैंने अच्छी तरीके से समझाने का प्रयास भी किया, आप समझ भी गए होंगे आप लोग। तो इसे सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें। अब स्वपोषी परपोषी से हम आगे चलते हैं। इसमें पढ़ते हैं अमीबा में पाचन। अमीबा में पाचन जो है कैसे होता है, तो पहले आप लोग अमीबा का डायग्राम देख लें, उसके बाद अच्छी तरीके से समझ में आएंगे। यहाँ देखें अमीबा में पोषण। अमीबा जो है कूटपाथ की सहायता से चलते हैं और शिकार करते हैं, और भोजन पकड़ा जाता है तो वो निगल जाते हैं। तो पहले जो है अमीबा के पाचन में अंतःग्रहण, भोजन को ग्रहण करते हैं, उसका पाचन करते हैं, अवशोषण करते हैं, स्वांगीकरण करते हैं यानी वृद्धि करते हैं, उसके बाद वहीकरण यानी कि उत्सर्जन करते हैं, बेकार पदार्थ को निकाल देते हैं। अब है मानव पाचन तंत्र, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। मानव पाचन तंत्र, तो पाचन क्या है? सबसे पहले सवाल होता है कि पाचन है क्या? तो पाचन जो है एक भोजन के जटिल अणु को, बड़े अणु को छोटे छोटे अणु में तोड़ देना, बदल देना या उसे परिवर्तित कर देना पाचन कहलाता है। तो वही हम लिखे हैं, भोजन के जटिल पोषक पदार्थ
वो बड़े अणुओं को विभिन्न रासायनिक क्रियाओं और एंजाइम की सहायता से सरल, छोटे व घुलनशील अणुओं में बदलना पाचन कहलाता है। और जो तंत्र या काम आता है उसे पाचन तंत्र कहते हैं, वह पाचन तंत्र कहलाता है। तो वो कौन कौन से तंत्र आते हैं उसको भी देखेंगे। आप लोग हैंडराइटिंग अगर समझ में नहीं आ रहा है तो हम इसे बोल भी रहे हैं, आप लोग इसे सुन के लिख भी सकते हैं वीडियो को रोक कर। तो आगे बढ़ते हैं कि कौन कौन से आते हैं। आहार नली के भाग है। आहार नली के 6 भाग होते हैं: मुंह, ग्रासिका, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत और गुदा द्वार। तो भोजन का जो पाचन है मुंह से ही स्टार्ट हो जाता है। बहुत बार एग्ज़ाम में पूछा गया है कि भोजन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होती है, तो मुंह से प्रारंभ होती है। तो मुंह के बारे में चर्चा करें। मुंह के अंदर क्या रहता है? दांत रहता है, जीभ रहता है और जीभ में लार रहते हैं। तो यानी कि दांत जो 32 दांत होते हैं उसको डेंटल फार्मूला में 2123/2123 है। इस डेंटल फार्मूला अगर पूछे दांत का तो 2123/2123 होता है। तो दांत 4 प्रकार के होते हैं: इंसाइजर, केनाइन, मोलर और प्रीमोलर। उसके बाद जीभ है जो कि भोजन को टेस्ट के लिए काम आता है। तीसरा है लार ग्रंथि। लार ग्रंथि में टाइलिन होता है जो भोजन को जो है बोलस के रूप में बना देते हैं। दूसरा है ग्रास नली या ग्रासिका। ग्रासिका का काम है मुख से जो भोजन जाता है उसे आमाशय तक पहुंचाना। यानी कि मुख से जो भोजन आमाशय तक पहुंचाता है वह है ग्रास नली। आमाशय का मतलब पेट होता है, मुख से आमाशय तक भोजन को पहुंचाना ग्रास नली का काम। अब है तीसरा आमाशय। आमाशय यानी कि पेट। पेट में जठर ग्रंथि होती है और जठर ग्रंथि से जठर रस निकलता है। जठर रस जो है, जठर रस में 3 चीज़ होता है: पेप्सिन, HCl और श्लेष्मा। पेप्सिन जो है प्रोटीन का पाचन करता है। HCl जो है भोजन के द्वारा जो जीवाणु, हानिकारक जीवाणु चले जाते हैं उसे मारने का काम करता है। और श्लेष्मा जो है HCl से सुरक्षा करता है। ज़्यादा HCl अगर स्रावित हो रहा है तो उससे सुरक्षा करने का काम श्लेष्मा करता है। अब चौथा है छोटी आंत। छोटी आंत जो कि भोजन का पाचन लगभग पूर्णतः छोटी आंत में हो जाती है। इसमें 3 भाग होते हैं: ड्यूडीनम, जिजुनम और इलियम। ड्यूडीनम में यकृत होता है और अग्नाशय होता है। तो यकृत और अग्नाशय के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। यकृत जो है सबसे बड़ी ग्रंथि है और इससे पित्त का स्राव होता है। ये भी क्वेश्चन बराबर पूछा जाता है कि सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है, तो यकृत है। पित्त का स्राव कहाँ से होता है, तो यकृत से होता है। पित्त लवण उपस्थित रहता है इसमें। पित्त लवण का काम है वसा की बड़ी गोलिकाओं का छोटी गोलिकाओं में बदलना। वसा की बड़ी गोलिका को छोटी गोलिका में बदलने का काम पित्त में उपस्थित जो लवण है इसका काम है। और इस क्रिया को इमल्सिफिकेशन या इमल्सीकरण कहते हैं। बड़े गोलिकाओं को छोटे गोलिकाओं में बदलना पित्त लवण द्वारा इमल्सीकरण कहलाता है। अब है अग्नाशय। अग्नाशय को मिश्रित ग्रंथि कहा गया है क्योंकि यह बहिस्रावी और अंतःस्रावी दोनों प्रकार के ग्रंथि पाए जाते हैं। बहिस्रावी में एंजाइम होता है एवं अंतःस्रावी में हार्मोन होता है। इससे इंसुलिन हार्मोन का स्राव होता है। अगर इंसुलिन हार्मोन का स्राव कम हो जाए तो डायबिटीज हो जाते हैं।
इसे मधुमेह रोग कहते हैं। तो अग्नाशय में क्या पाया जाता है? इंसुलिन पाया जाता है, हार्मोन, और एंजाइम पाए जाते हैं बहिस्रावी में। तो एंजाइम के बारे में अब थोड़ा सा जान लें। एंजाइम जो है ये 3 प्रकार के होते हैं। इसमें एमाइलेज जो है कार्बोहाइड्रेट का पाचन करते हैं, और ट्रिप्सिन प्रोटीन का पाचन करते हैं, एवं लाइपेज वसा का पाचन करते हैं। तो आप समझ गए, एंजाइम में कार्बोहाइड्रेट का पाचन, एमाइलेज, ट्रिप्सिन प्रोटीन का पाचन, लाइपेज वसा का पाचन। ऐसे भी याद रख सकते हैं, वसा जो है तेल घी सब में पाया जाता है। जो लसलसा होता है, लसलसा मतलब लाइपेज से लसलसा, तो इससे वसा का पाचन होता है। लाइपेज से प्रोटीन का पाचन ट्रिप्सिन से होता है। एमाइलेज का पाचन कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। अब 5वां है बड़ी आंत। बड़ी आंत जो है जल का अवशोषण करता है। ये क्वेश्चन बराबर पूछा जाता है कि किस चीज़ का पाचन नहीं होता है? तो जल का पाचन नहीं होता है, बल्कि अवशोषण होता है, वो भी बड़ी आंत में। तो 5वां है बड़ी आंत, जो कि जल का अवशोषण होता है। और अंतिम है गुदाद्वार, यानी कि एनस के द्वारा जो है बेकार पदार्थ का शरीर से बाहर निकालना एनस का काम है। ये पूरी प्रक्रिया मानव का पाचन है। आप लोग जो है जैव प्रक्रम को आसानी से समझ गए होंगे। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को जैव प्रक्रम से किसी भी प्रकार का क्वेश्चन आएगा तो आप लोग अवश्य ही बना लेंगे। अगले वीडियो में मैंने जैव प्रक्रम से बनने वाले जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं भारतीय भवन से पूरा हल कराने का प्रयास करेंगे और समझाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि आज जैव प्रक्रम को मैंने ख़त्म कर दिया है। NCERT, SCERT एवं भारतीय भवन तीनों का मिश्रण से आप लोग को पढ़ा दिए हैं। आप लोग समझने का भी प्रयास किए, मैंने पूरी प्रयास से समझाने का किए। इस वीडियो में आज इतना ही। धन्यवाद।